नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, और आज अपने इस ओपिनियन पोल की सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की आखिरी बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि हम दक्षिण भी जीत रहे हैं, हम 400 सीटों के साथ वापसी करेंगे। इसका आधार क्या था? नरेंद्र मोदी के पास आखिर क्या पुख्ता जानकारी है? 400 सीटें जीतने का टारगेट दक्षिण विजय के बिना पूरा नहीं हो सकता, यह बात बिल्कुल सच है। और दक्षिण के 5 राज्य हैं जिन्हें आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश। और इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती, या उन राज्यों में जहां उसका खाता नहीं खुलता, वहां खाता खोले बगैर ये 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए मुमकिन नहीं है। दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में मोदी की पार्टी ने दक्षिण में लोकसभा की 29 सीटें जीती थी, 25 सीटें कर्नाटक में और 4 सीटें तेलंगाना में। लेकिन 400 सीट के पार जाने के लिए इतना काफी नहीं होगा। बीजेपी को अगर इस बार के चुनाव में दक्षिण का द्वार खोलना है तो यहां से कम 55 से 60 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार तभी संभव है जब बीजेपी तेलंगाना में भी जीते, केरल में भी जीत दर्ज करे, तमिलनाडु में भी सीटें जीते और कर्नाटक तो खैर जीतना ही है। मोदी के विरोधी कहते हैं कि दक्षिण में बीजेपी घटने जा रही है। राहुल गांधी दक्षिण भारत को ही बेस मानकर चल रहे हैं। दक्षिण के 2 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और यह बात कहने के लिए इसलिए उनके पास एक आधार भी है। क्या दक्षिण में मोदी और राहुल भिड़ेंगे? मोदी और राहुल जब भी आमने सामने होते हैं तो मोदी ही जीतते हैं। दक्षिण में क्या नतीजा निकलेगा? 24 का चुनाव मोदी के फेवर में जाएगा या राहुल की सरकार बनाएगा? 5 राज्यों का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में आपके सामने होगा। तो आपको इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी 5 राज्यों की जो अलग अलग सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, कर्नाटक की 28, तमिलनाडु पुडुचेरी की 40, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें। कुछ ही देर में आपको वॉल पर दिखाई देगा हमारा वो ओपिनियन पोल जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर दक्षिण में इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। और ये कुल 130 सीटें हैं गोरिका, जिनकी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। हम लगातार एक क्रम में, एक सीरीज में दिखा रहे हैं आपको यूपी का सर्वे, बिहार का सर्वे, महाराष्ट्र, बंगाल की हम लोग सब बात कर चुके हैं। दक्षिण भारत की इन 5 राज्यों की 130 सीटों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेश तो ऐसे हैं जहां पर 0 है, 0 है। आंध्र प्रदेश में उसके पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, केरल में लोकसभा की सीट नहीं है, तमिलनाडु में कोई सीट नहीं है उसके पास। ये 2 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में बहुत अच्छा और दूसरे राज्य में अपने जनाधार के मुताबिक ठीक प्रदर्शन करती है। तेलंगाना में 4 सीटें 2019 में आई थी, कर्नाटक में आप 25 सीटें उसके पास है, 28 सीटों वाले राज्य में। तो ऐसे अगर आप देखिए तो 25 और 4 29 सीटें पूरे उत्तर भारत की इन 130 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हम एक एक राज्य करके आज आगे बढ़ेंगे। आपके सामने सबसे पहले तेलंगाना का सर्वे हम रखने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा दें। आज आपके सामने दक्षिण भारत के इस ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अनुभवी मेहमान हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री कृष्णा जी का, हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके अनुभव से आज हमको दक्षिण भारत में हमें भी जो है अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौवामकर साहब हमारे बीच में। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी आपका बहुत स्वागत। और इस सर्वे की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हमारे साथ भावेश झा भी हमारे साथ है। हम गलत या सही जो होता है उसका हम लोग श्रेय भी और ठीकरा सब वहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं इससे पहले तेलंगाना का मैं सर्वे हम लोग खोले गोनी का एक राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधे सीधे नंबर हम लोग बता देंगे। शुरुआत उस छोर से करते हैं जहां पर आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ज्यादा रुचि मेरी तो इन 3 राज्यों में जानने की है, इन जहां पर 0 से आगे क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ पाएगी? विजय जी, क्या लगता है आपको? ईमानदारी वाली बात बतानी है। हम तो ईमानदारी से ही बात करते हैं, इसलिए नाराज रहते हैं आप। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, खाता खुलेगा बीजेपी का या नहीं? खाता खुल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई स्कोर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। खाता खुलने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में, अभी हम लोग तमिलनाडु केरल की बात छोड़िए, आंध्र प्रदेश में वेंकैया नायडू के जमाने से पार्टी कोशिश करती रही, लेकिन कोई बड़ी कोशिश, बड़ा सफलता वहां नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है इस बार कोई ना कोई खाता खुल सकता है और केरल जैसे राज्य में भी संभावना बन सकती है कि खुले, लेकिन कोई बड़ा फिगर होगा और उससे 370-400 में कोई बड़ी मदद मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, आपका अभी असेसमेंट क्या कहता है?
क्या 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 स्कोर मतलब हाँ, बोर्ड पर नंबर लगाने की बात है। आपसे पूछना चाहिए था सबसे पहले आपको, सीधा सीधा सा। सर मुझे आप जहां आ जाते हैं कुछ दिखता ही नहीं और मैं तो ये कहूँगा कि आंध्र प्रदेश में फिलहाल अगर एक दो भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी। केरल में अभी भी मेरे को लगता है इतनी आसान नहीं होगी। अगर एक भी आ जाए तो अच्छी, एक भी आई तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। तमिलनाडु में आप देखिए, जब भी भाजपा कोई द्राविड़ पार्टी के साथ मिली है तभी सीट मिली है, अपने बल पे नहीं मिली है। क्योंकि मैं आपको एक सीधी बात बता, देखिए आप चाहे कुछ भी कहिए, तमिलनाडु जब तक तमिलनाडु का बात है वहां अभी भी भाजपा को हिंदी पार्टी वाला टैग हटानी है, टैग लगी हुई है। ओके। खैर एक ही इनका अच्छी बात है कि भाजपा का उनका संगठन जो है वो काफी मजबूत है और उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया अपना इलेक्शन कैंपेन, जो विरोधी दल अभी शुरू भी नहीं कर पाए। शायद ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट जो इनके फेवर में जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ सीट स्कोर करना अभी बड़ी बात होगी, अभी बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि बड़ा कमाल है कि कम से कम तेलंगाना और कर्नाटक में अब आप बात नहीं कर रहे हैं। उसकी बात सीट है, देखिए वहां बात होगी कि इससे ज्यादा आएगी क्या? वही बात कर रहा हूं कि तेलंगाना और कर्नाटक यानी दक्षिण भारत के दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेंगी। कर्नाटक ने तो कमाल किया है, तेलंगाना ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में किया, मतलब दो दक्षिण के राज्य पूरी तरह से दक्षिणपंथी हो रहे हैं, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे उस पर। इन तीन राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अगर टीडीपी और जनसेना पवन कल्याण की जो है उसके साथ अगर नहीं जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी शून्य रहने वाली है। वहां इतना नहीं हो सकता, हमारे यहां अवधि में कहते हैं ना, मूस मोटाई तो लोढ़ा हुई, तो उससे ज्यादा हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई सीट जीतेंगे। लेकिन केरल के बारे में मैं जरूर कहूंगा, केरल में कम से कम ऐसी 6 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जंप मिलेगा और वो कमाल कर सकती है। आप जब AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जैसे लोगों को पत्तनमथिट्टा से लड़ते हुए देखते हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत देखते हैं तो थोड़ा सा खेल हुआ तो बदलेगा। त्रिशूर में बदल सकता है, तिरुवनंतपुरम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मतलब आंध्रा में अगर सर्वे सीट देता है तो आपको हैरानी होगी। केरल में हैरानी नहीं होगी। और तमिलनाडु में भी ऐसी कम से कम 4 से 5 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी गेन कर सकती है। तो सीट निकली तो इस पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। इसकी वजह शायद ये भी होगी क्योंकि 13% पिछली बार केरल में बीजेपी को वोट शेयर मिला भी था और शायद सीट तो नहीं मिली, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो सीट में शायद कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि हर्षवर्धन जी अनुमान लगा रहे हैं। भावेश से नहीं पूछेंगे, नहीं तो इनको तो रिजल्ट पता ही है सारा। ये खोल देंगे। तो आइए कोनेगा पहले राज्य का, फिर हम ओपिनियन पोल रखते हैं सामने। तो तेलंगाना का ओपिनियन पोल, 17 सीटों वाला तेलंगाना, आखिर इस मोदी के नाम पर जब वोट पड़ेगा तो क्या बीजेपी को कितनी सीटें देने वाला है और पार्टियों को कितनी सीटें देने वाला है? सर्वे आपके सामने आ रहा है। अब 17 सीटों वाले तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब 2019 की तुलना में 1 सीट ज्यादा, 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को, 2 सीट बीआरएस को, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बहुत निराशा होगी उनको इस नंबर से। कांग्रेस पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ऐसा हमको लगता है सर्वे के आधार पर। 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और AIMIM को, जो हैदराबाद की सीटें में मैं मान के चल रहा हूं ये वही सीट होगी, अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो 1 सीट AIMIM को, 5 बीजेपी, 2 बीआरएस, कांग्रेस 9 और MIM को 1 सीट। बीजेपी गोनिका यानी 2019 की तुलना में 1 सीट गेन करती हुई दिखाई दे रही है। तो के चंद्रशेखर राव के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी निराशा है कि 2 सीटें हैं, राज्य तो उनके हाथ से गया ही गया, अब लोकसभा चुनाव में भी उनको सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कांग्रेस की 9 सीटें, समीर जी क्या कहेंगे इस ओपिनियन पोल के नतीजों पर? क्या लग रहा है आपको कि ये आपके अनुमान के मुताबिक लग रहा है कि वही नतीजे हैं जो आप सोच रहे हैं या आपका अनुमान है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा था कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2019 का अगर परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से 4 सीटें मिली थी। हालांकि 3 उनके सांसद अभी विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जी किशन रेड्डी चुनाव नहीं लड़े थे, जिसमें से 2 को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है। और अभी एक बापूराव जो है आदिलाबाद की, शायद उनको अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ संगठन लगातार मजबूत रहा, तो मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटें तेलंगाना के अंदर जीत सकती है। और जिस हिसाब से बीआरएस का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा है, उसके बाद ये तय था कि जो 2019 में बीआरएस का प्रदर्शन रहा वो कतई स्थिति में नहीं रहने वाला है।
और रेवंत रेड्डी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि, और उन्होंने कहा भी था जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि कांग्रेस की मैं यहाँ से 17 में से कम 12 से 13 सीटें जितवा के दूंगा कांग्रेस को। तो मुझे लग रहा है कि वो उसमें सफल हो रहे हैं। 9 सीटें कांग्रेस को आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जो एक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साथ गया था, वही बीआरएस का अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में वोटिंग कर रहा है और इसीलिए कांग्रेस को वहां बेनिफिट हो रहा है और बीआरएस को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। जो 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी शायद वो तो जीतेंगी। इसके अलावा अभी एक बीआरएस के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन्हें टिकट दे दिया गया है पाटिल को। मतलब बीजेपी इससे बेहतर कर सकती थी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लग रहा है कि 6 सीटों की मुझे उम्मीद थी कि 6 से 7 हिसाब से विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है कि 8 सीटें जीती और वोट बैंक दुगुना कर लिया था, तो मुझे उम्मीद है कि 5 से 6 देखिए, सर्वे बता रहा है कि यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही तेलंगाना में हुई है, लेकिन बीजेपी शायद चाहती हो कि इससे और बेहतर करे। कृष्णा सर, मेरे को तो ये लगता है कि जो वोट परसेंटेज बीजेपी की बढ़ी थी असेंबली में, शायद उसका असर अभी लोकसभा में भी पड़ रहा है, इसीलिए उनका सीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। 4 से 5, मैं कहता हूँ 6 भी हो सकता है, 6 या 7, मैक्सिमम 7 हो सकता है, मेरे को ये लग रहा है अभी तक। अभी तो फिलहाल बहुत जल्दी है, अभी देखते हैं चुनाव तो आगे। लेकिन अभी जो बात आप हम कह रहे थे तमिलनाडु के लिए कि वो हिंदी पार्टी वाला टैग जो तमिलनाडु, अब देखिए तेलंगाना में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेलंगाना में ऐसी नहीं है, तमिलनाडु अलग किस्सा। देखिए तमिलनाडु का अगर आप इतिहास देखेंगे, 68 से जब कांग्रेस ने हिंदी प्रचार किया, जब से वो अलग हो गए थे। माने कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, कोई भी दूसरी पार्टी जीत नहीं पाई द्राविड़ के अलावा, और जो पार्टी द्राविड़ के साथ जाती है वही जीत पा रही थी। तो अभी भी एक तरह के वो डीएमके द्राविड़ पार्टी जो हैं वो जो इमोशंस पे अभी भी खेल रहे हैं। अब वो कहां तक, मतलब तेलंगाना के लोग बीजेपी को अब ये हमारे बीच की पार्टी है ऐसा समझने लगे हैं। कोई आउटसाइडर टैग नहीं है तेलंगाना में। आउटसाइड नहीं है, बीजेपी थोड़ा सा वहां पे माने एक तरह का बेस बन रहा है उनका तेलंगाना में। पहले जब आंध्रा तेलंगाना एक था, तब से ही इनका बीजेपी का जो संगठन है काफी काम कर रहा था उधर। और वहां पे एक और देखिए, जब नायडू थे, वेंकैया नायडू, संगठन का उन्होंने बहुत काम किया है, शायद उसका असर अभी भी थोड़ा पड़ रहा है। ठीक, विजय जी। नहीं, आंध्र प्रदेश का जैसे जिक्र किया और तेलंगाना का, तेलंगाना में हिंदी वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक तो आप जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी भाषी बहुत लोग हैं, वो हिंदी की तरह से ही कमोबेश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो परेशानी नहीं है। संगठन वहाँ है, बस नेता वहाँ मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, कि नेता अगर कोई हो, अब वो बंडी संजय कुमार हैं, जी किशन रेड्डी हैं, ये पार्टी को खुद को तय करना है कि उनका नेता कौन है तेलंगाना में। उससे मुझे लगता है कि उनका संगठन और ज्यादा मजबूत तरीके से आ सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कमोबेश ये रहने वाली है, इससे कम नहीं होगी। जो दिख रहा है, हाँ, उतना रहेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी जो है ना बड़े ताकतवर लीडर के तौर पर निकल कर आए हैं और कांग्रेस को उन्होंने एक मजबूत जगह दी। हालांकि वो भी एक जमाने तक एबीवीपी के नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप पर डावाडोल ना हो, किसको नेता बनाना है, तो आज की तारीख में भी तेलंगाना में बेहतर कर सकती है और ये प्रदर्शन हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में भी थे और पूरा धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है। तेलंगाना में जब प्रधानमंत्री मौजूद थे तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उन पर अटैक किया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को उनका परिवार कह दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद में आज क्या कहा। और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार।
నేనే मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं నేనే मोदी कुटुंबम। నేనే साथियों, तो सीट बाय सीट भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है, या फिर जहां से बीजेपी को निराशा हाथ लगेगी, या उन सीटों पर किस तरीके का समीकरण बैठता है। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी की 4 से 5 सीटें हो सकती है? कौन सी ऐसी एक सीट हो सकती है जहां से लग रहा है कि बीजेपी शायद जीत सकती है, जो पिछली बार नहीं जीत पाई थी? देखिए, मुझे नहीं पता है कि इन 5 सीटों में कौन सी सीटें हैं जो इस सर्वे में हैं, वो शायद अभी भावेश जी बताएंगे। लेकिन एक तो एक आदिलाबाद में थे जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट है, 2 सीटें हैं, एक जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल जो बीआरएस के थे वो आ गए हैं, दूसरा महबूब नगर में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि करीब करीब 6 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती हुई दिख रही है। अब एक सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। और देखिए, एक बात बहुत स्पष्टता से देखिए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोमेंटम पकड़ा और पता नहीं जो भी वजह रही हो अंतिम में मोमेंटम लूज किया। लोकसभा चुनाव में ऐसा किसी भी स्थिति में होगा, ये कोई भी सामान्य जो समझ रखता है राजनीति की, नरेंद्र मोदी के रहते नहीं होने वाला। दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी राष्ट्रीय राजनीति के विकल्प को देख रहा है। और वो इन सभी दक्षिण भारत के 5 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक तेलंगाना में इसलिए ज्यादा देखने को मिलेगा, बेस उसके पास पहले से है, और उसी वजह से मुझे लगता है कि जब वहां लड़ाई होगी तो हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के लिहाज से नंबर 1 पार्टी भी बन जाए। अरे, तो आपको लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी इंटरचेंज हो सकते हैं तेलंगाना के अंदर? निश्चित तौर पर। भावेश नाम आपके पास एक तो सीटें हैं सर, 3-4 जो बड़ी सीटें हैं। विधानसभा का जिक्र किया तो बीआरएस का जो नुकसान हुआ ना, वो केवल इसी मैसेज से हुआ कि वहां लोगों को लगा कि बीआरएस प्लस बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो उसका नुकसान बीआरएस को उठाना पड़ा। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि इतना खराब परफॉर्मेंस उनका रहेगा, और जो वोटर था वो बीजेपी के खिलाफ था, उसी का नुकसान बीआरएस को भी उठाना पड़ा। जिन सीटों के जिक्र अभी गोनिका कर रही थी, एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले करीमनगर, तेलंगाना की एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से बंडी संजय चुनाव लड़ते हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और भी जो जिक्र कर रहे थे विजय जी की, इनको जिस तरीके से इनको रिप्लेस किया गया, शायद वो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले कोई बहुत बेहतर डिसीजन नहीं था। बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित किया था, इसमें बड़ी भूमिका थी। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय ने 2019 के चुनाव में टीआरएस के उम्मीदवार को 90,000 से ज्यादा वोट से हराया था करीमनगर की सीट से, और बीजेपी ने एक बार फिर यहां से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है, और यहां बंडी संजय की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जल्दी बात कर लेते हैं निजामाबाद की सीट की भी। तेलंगाना की यह भी एक और बड़ी सीट है निजामाबाद। 2019 में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने टीआरएस के उम्मीदवार के कविता को, यहां से जो केसीआर की बेटी हैं, उनको 72,000 से ज्यादा वोट से हराया था। अरविंद धर्मपुरी की जीत तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट रही थी, और एक बार यहीं से वो फिर दोबारा उम्मीदवार हैं, और ऐसा लग रहा है कि अरविंद धर्मपुरी भी अपनी जीत जो है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिकंदराबाद की बात करें, मजबूत गढ़ है, ये भी बीजेपी का। जी किशन रेड्डी, जिनको अब अध्यक्ष बनाया और ये केंद्र में मंत्री भी हैं, ये यहां से जीते थे। 61,000 से ज्यादा वोटों का इनका मार्जिन था। ये भी बीजेपी के लिए एक प्लस सीट दिखाई दे रही है। और जो एक सीट यहां आप देख रहे हैं एआईएमआईएम को मिलती हुई, ये हैदराबाद की सीट है। हैदराबाद से ओवैसी 5वीं बार सांसद बन सकते हैं, ये भी हमारा सर्वे जो है वो दिखा रहा है। यानी हैदराबाद में बीजेपी ने उनके सामने एक महिला कैंडिडेट उतारी है, डॉक्टर लता जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार बताई जा रही है। भावेश बता सकते हैं कि वहां पर क्या नहीं कि लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हैदराबाद में तो ओवैसी का पूरा वो है। मेरे ख्याल से ये अभी सोचना कि हैदराबाद में बीजेपी जीत जाएगी, जबकि वहां पे सोशल इक्वेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है तेलंगाना के और किसी रीजन से आप देखेंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे। तो हैदराबाद में ओवैसी को हराना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। एक ही केस में ओवैसी वहां पे हार सकते हैं, यदि कांग्रेस वहां पे पूरी तरह जो माइनॉरिटी वोट का पूरी तरह डिवाइड कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम का जो वोट है कंसोलिडेटेड उनके हाथ में, कांग्रेस के लिए उनको वोट करने के लिए कोई वजह
यह नहीं है। हाँ, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए तो वहां पे जो एंटी बीजेपी का जो वोट है वो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आज की डेट में कांग्रेस है। इसीलिए आप देखेंगे कांग्रेस जो 3 से बढ़ के 9 की तरफ जा रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक सेटबैक भी, आपको याद होगा सौरभ, हम जब जुलाई अक्टूबर में सर्वे कर रहे थे तो वहां पे बीजेपी 7 सीटें जीत रही थी, आज के 6 सीटें जीत रही थी। आज के डेट में बीजेपी 5 पे खड़ी है, जिसका विधानसभा में जो मिसमैनेजमेंट हुआ बीजेपी की तरफ से उसका असर दिख रहा है। बीजेपी इसमें एक में जो सीट हमने नहीं बताई वो महबूब नगर, हर्षवर्धन जी बहुत सही पकड़े थे, महबूब नगर में बीजेपी के लिए आज की डेट में एज है थोड़ा सा। 1-2 और सीटें जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है, हालांकि अभी नाम नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी के लिए एक चैलेंज है कि वहां पे अपने लिए आप धीरे-धीरे वही पहुंचा देंगे 7 पे, जहां से आपने कहा कि पीछे नीचे आई है। मेरे पहुंचाने से तो कुछ होगा नहीं। जो भावेश जी कह रहे हैं मतलब राहुल गांधी जाते वहां हैदराबाद लड़ने तो शायद वो ऐसी को मैं अच्छा ऐसे पूछ लेता हूं भावेश, क्योंकि डेटा के आदमी हैं तो जब तक बिल्कुल क्लियर कट नहीं हो तो सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। मुझे आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस बता दीजिए बीजेपी का तेलंगाना में। बेस्ट केस में कितनी सीटें, वर्स्ट केस में कितनी सीटें? बेस्ट में 7 हो सकता है, वर्स्ट में 3 हो सकता है। 3 से नीचे नहीं जाएगी, 7 तो ये वो सीटें हैं जो आप इस वक्त इस ओपिनियन पोल में हम देख रहे हैं। निजामाबाद सीट है, इसके अलावा सिकंदराबाद की सीट है, तो ये 3 सीट तो रिटेन हो ही रही है। इसके अलावा 2 और सीट्स हैं जो आपने इस ओपिनियन पोल में दिए हैं। नहीं दिया बिल्कुल, एक इसलिए नगर average कुनूल 5 में कर है दिया और ना एक जो भविष्य एटाला रंजन का वो जहाँ पे 3 से उनको नीचे नहीं बनाया वो भावेश एक कह रहे हैं और अच्छी- 7 के ऊपर नहीं जाएगी। 5 का एवरेज हो गया। 5 का हो गया ना। बिल्कुल। तो ये आपके सामने तेलंगाना की परिस्थिति है। कांग्रेस जो है नंबर 1 पार्टी बनकर के आ रही है, मतलब अब इस स्टेट के अंदर सीधा ये भी कांग्रेस बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली स्टेट बन गई तेलंगाना में। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसी टाइम एक सेंटीमेंट था वहां पे कि इस बार बीआरएस को चेंज करना, चेंज के लिए उनको वोट देना। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी के नाम पे वोट है, बिल्कुल रेवंत रेड्डी के नाम पे कांग्रेस को वहां पे वोट नहीं मिला है, वहां पे एक चेंज के नाम पे कांग्रेस को मिला है। और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, क्योंकि बीजेपी उस पोजीशन में नहीं थी कि वहां पे वो चेंज कर सके, बीजेपी का संगठन अभी भी बहुत कमजोर है वहां पे, तो कांग्रेस को इस वजह से फायदा मिला। बीजेपी को उसी का इस बार फायदा मिलता रहा है कि वो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर कौन दे सकता है आज के डेट में। बीआरएस के लिए बहुत ही अभी खराब सिचुएशन है कि उनके कैंडिडेट सब अभी देखे सिटिंग एमपी तक बीजेपी ज्वाइन करे, अदरवाइज क्यों ज्वाइन करेगी जब वो वहां पे सिटिंग एमपी है, उनको कुछ संभावना दिख रही तभी तो ज्वाइन कर रहे। तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस जो आप पूछ रहे थे उसमें अधिकतर सीटों में तो नहीं, लेकिन आप हैदराबाद के आसपास जो सीटें है वहां पे अधिकतर सीटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस। बहुत शॉर्ट कमेंट एक लाइन से देखिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, जब वो भाजपा से लड़ते हैं तो हार जाते हैं। यानी तेलंगाना में अभी जो लड़ाई है वो किसी क्षेत्रीय पार्टी से भाजपा को नहीं लड़ना है, भाजपा को लड़ना है कांग्रेस से। जैसे ही भाजपा कांग्रेस सामने सामने आते हैं तो नेशनल पार्टी जब ये दोनों सामने आती हैं तो कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ जाती है। क्या उसका असर लोकसभा सीटों पर पड़ेगा ये देखने वाली। कांग्रेस ऐसा मानती नहीं दिख रही है क्योंकि वो लगातार टैग दे रही है बीजेपी को, वो उत्तर की पार्टी है, वो दक्षिण की पार्टी है ही नहीं है।